खबर है में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान सईद काजी। नाज़रीन, आज हम जिस स्टोरी पे बात करेंगे वो ज़ाहिर है दुबई लीक्स की कहानी है। हमारे साथ एक बड़े अहम रिपोर्टर जो गहराई तक जाते हैं और बड़े हमारे लिए खुशकिस्मती है वो आज हमारे साथ हैं। मगर मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं, हर साल तकरीबन 2016 में भी हमने ये स्टोरी कवर की थी। उस वक्त $16 बिलियन की प्रॉपर्टी दुबई में ख़रीदी की थी। 16 था या 17 था, मगर ये मैंने खुद स्टोरी की। इस साल 11 से $12 बिलियन की वहाँ हम ये नहीं कह रहे ये इलीगल हुई है, ये लीगल हुई है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन इलीगल जो होती है उस पर भी हम बात करेंगे। वो किस तरीके से उसके 3 स्टेप्स होते हैं कि आप डी लिंक करते हैं काले पैसे को, फिर उसकी लेयरिंग करते हैं, वो लेयरिंग क्या होती है, फिर उसकी इंटीग्रेशन कैसे होती है। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है, इस पर तो हम तफसील से बात करेंगे। और इसके साथ साथ मगर मैं आपका तारुफ करवा देता हूं, जनाब जाहिद गिशकोरी साहब, जो कि जाने हैं बहुत सी ऐसी अंदर की कहानियों को आवाम तक पहुंचाते हैं और बड़ा काम करते हैं और बड़ा एक रिस्क वाला काम भी है। गिशकोरी साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हजूर ये बताएं कि जो इनिशियल रिस्पांस आया है उन लोगों का जिनके ये अकाउंट्स हैं, वो ये कहते हैं जी कि इट इज़ अ परफेक्टली डिक्लेयर्ड एंड लीगल मनी। आपके पास क्या तफसीलात है इस ज़मन में? देखिए काजी साहब, ये फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की फाइंडिंग है रिकॉर्ड पे, जो मैं अथॉरिटी के साथ आपको बता सकता हूं कि ये कोई 10 अरब या 11 अरब डॉलर नहीं है। ये 110 अरब डॉलर्स की प्रॉपर्टी सिर्फ यूएई में पाकिस्तानियों ने परचेज की है, 2007 के बाद की है। और इसी दौरानिए में ये 80% पैसा पाकिस्तान से गया है। और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का ये ख्याल है, एफपीआर का ये क्लेम है कि ज़्यादातर जो कौमी कानून है पाकिस्तान का उसको फॉलो नहीं किया गया। ये पैसा पाकिस्तान बाहर भेजते हुए यही वजह है कि इसमें ज़्यादातर टैक्स डॉज किया गया है और डिक्लेरेशन नहीं है 60% केसेस में। मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2 आखिरी जो एमनेस्टी पाकिस्तान ने डिक्लेयर की थी 2018 में, उसके बाद जो कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी, उसमें भी दुबई प्रॉपर्टी में पाकिस्तानी जो सुपर रिच थे उन्होंने फ़ायदा उठाया था। मैं आपके सामने नंबर रखता हूँ, 374 पाकिस्तानी जिन्होंने दुबई में अपने जाहिर है काले धन के हिसाब से ये प्रॉपर्टीज खरीदी थी और यही वजह है कि उन्होंने एमनेस्टी से फ़ायदा उठाया। ये रिकॉर्ड है एफपीआर का और एफआईए का। फिर दूसरी एमनेस्टी हुई, उससे भी पाकिस्तानियों ने जिन्होंने दुबई में पैसा खर्च करके ये प्रॉपर्टीज खरीदी थी और ये 1100 अरब रुपए की प्रॉपर्टी थी। उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, 3 साल पहले की। वो 670 पाकिस्तानियों ने फ़ायदा उठाया और अपना डिक्लेरेशन दिया। तो ये नंबर बहुत थोड़ा बताया जा रहा है। 40,000 पाकिस्तानी हैं जिन्होंने अपने एसेट्स बाहर बनाए हैं। ज़्यादातर 23 से 25,000 यूएई में है, फोकस रहा है। अब ये पाकिस्तानी और दूसरे ममालिक की तरफ फैलते गए हैं। और पाकिस्तान का ये कानून है जो नया कानून बना है 2017 के बाद से, मैं आपके सामने मिसालें भी रख सकता हूँ जो प्रॉपर्टी परचेज की गई हैं पाकिस्तानियों की जानिब से। जो रिकॉर्ड पे मैं बात करना चाहूँगा, जो मेरी बात भी हुई है उन लोगों से, उनकी प्रॉपर्टी भी सामने आई है। जिस तरह पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साहबजादे ने प्रॉपर्टी खरीदी है जब उनके वालिद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे पाकिस्तान में। और मेरी रात उनसे बात भी हुई है उनका मौक़िफ़ जानने के लिए। तो उन्होंने अपना सारा रिकॉर्ड पेश किया है कि किस तरह उनके बेटे ने ये प्रॉपर्टी खरीदी, मशरक बैंक से पैसा लिया, पाकिस्तान से लेजिटिमेट तरीके से पैसा किया है उनका। ये सारी रसीदें और हर चीज़ उन्होंने मेरे साथ शेयर की थी। तो जो डिबेट है यहाँ पर कि पाकिस्तान को ये एक्सेस भी है 2016 के बाद कि जो भी पाकिस्तानी शहरी किसी की दुनिया के हिस्से में है, 116 ममालिक कम अज़ कम, वहाँ से पाकिस्तान इंफॉर्मेशन ले सकता है। और बाय वर्चू ऑफ एग्रीमेंट और एमओयूज पाकिस्तान को ऑटोमेटिकली पाकिस्तानियों के बैंक अकाउंट्स की, प्रॉपर्टीज़ की
डिटेल सारी मिलती हैं। अगर हुकूमत पाकिस्तान की कैपेसिटी हो और हुकूमत संजीदगी से समझती हो तो वो उन पाकिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। अब तो कानून भी चेंज हो गया है। पहले ये कानून था कि अगर आप 6 महीने पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप अपना डिक्लेरेशन दें अपनी प्रॉपर्टीज़ का या परचेज का या प्रोक्योरमेंट जो आप बाहर कर रहे हैं। अब आपको वो डिक्लेरेशन देना ज़रूरी है कि आप रहते दुबई में हैं काफ़ी अरसे से और आपने ये सरमायाकारी की है, ये प्रॉपर्टी खरीदी है, तो आपको यहाँ सेंट्रल बैंक में पाकिस्तान का जो है उसमें बताना ज़रूरी है आपको। और जो फर्गूसन पाकिस्तान की क्या साउथ एशिया की टॉप की एक चार्टर्ड फर्म है और उस वक्त के पाकिस्तान के एफबीआर के जो चेयरमैन थे बाद में बने, आपको मालूम है शब्बर जैदी साहब, उन्होंने भी उनके इस इदारे ने सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट दी थी कि उनकी ये असेसमेंट है ये प्रॉपर्टीज और जायदादें जो पाकिस्तानियों ने खरीदी हैं वो 150 अरब डॉलर्स की है। माय गॉड। एफआईए की ये मालूमात थी कि 110 अरब डॉलर, जबकि फर्गूसन ने ये बताया था कि 150 अरब डॉलर। और ये सारा पैकेज पाकिस्तान से 80% पाकिस्तान से पैसा गया है और इदारों को मालूम ही नहीं है किसी के। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे सब लोगों ने चोरी की है। एक सवाल गिशकोरी साहब एक सवाल। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा 2016-17 में कानून बदला। ये 1992 का जो एक एक्ट बनाया था इन्होंने, क्या नाम था उसका भला साहब, जिसके जो सागदार साहब ने गालबन बनाया था, जिसमें कहा गया था कि प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट जो था, ये क्या समझते हैं वो भी इस्तेमाल होता रहा 92 से ऑनवर्ड ये ब्लैक मनी को लीगलाइज करने में और यहाँ से पैसा बाहर भेजने में? देखिए ये एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो वाइट कॉलर उसमें आती है। एफआईए मनी लॉन्ड्रिंग में फॉर एग्जांपल इसी लीक से मैं जोड़ता हूँ आपके सवाल को कि अल्ताफ खानानी फैमिली का ओवरसीज ऑफशोर और ये प्रॉपर्टीज दिखाई गई हैं और उस पर केस किया था हुकूमत पाकिस्तान ने, उस वक्त के मिनिस्टर रहमान मलिक ने, फिर वो बंद हो गया। 101 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस था उन पर, उनके फैमिली उस पर, जो बाद में यूएस में कन्विक्ट भी हुए और एक उनके भाई की डेथ हो गई और यूएई से गिरफ्तार किया गया था। फिर चौधरी निसार पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने दोबारा ये केस खोला था और यहीं से सिलसिला इन्वेस्टिगेशन के शुरू हुए, फिर बंद हो जाते। ये सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी मुल्क में बदकिस्मती से होती है। जब फेक अकाउंट्स केस को हमने देखा, पैनामा को मैंने कवर किया, 400 से ज्यादा लोगों के नाम आए थे। माफी चाहता हूं, मैं इंटरजेक्शन कर रहा हूं। ये फरमाइए, इसमें पॉलिटिकल एक्सपोज लोग जो हैं, ये जो आप कहानी तो बहुत पुरानी आपसे लेके अब तक सुना रहे हैं और 150 बिलियन डॉलर की, इसमें नुमाया नाम एक तो ले लिया आपने और उन्होंने वजाहत भी कर दी आपकी साबिक़ आर्मी चीफ ने। तो कौन कौन से लोग हैं जो पॉलिटिकल एक्सपोज थे हैं इस हवाले से? ये आपका क्वेश्चन बेहतरीन है कि जो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड हैं या पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं पाकिस्तान में, जो इस वक्त मेरे पास आदाद शुमार हैं, जो मैंने खुद नाम ढूंढे हैं और खुद मैं कई बार गया हूं, जो मैं डेटा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था यूएई, उसमें कम से कम 76 पब्लिक ऑफिस होल्ड करने वाले जो करंट रिजीम में भी मौजूद हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हैं यहाँ यूएई में और ये 120 अरब रुपए से जायद की 76 कह रहे हैं आप? जी 76। उसमें सर्विंग ऑफिसर्स भी हैं हुकूमत पाकिस्तान के और पॉलिटिकली एक्सपोज भी हैं, कैबिनेट का हिस्सा भी हैं, उसमें एमएनएस भी हैं, एमपीज भी हैं जिनकी प्रॉपर्टीज वहां पर है। मेजॉरिटी ने अपना डिक्लेयर दिया हुआ है, कुछ ने बताया है कि उन्होंने रिसेंटली खरीदी हैं तो वो बाद में डिक्लेरेशन दे गए, उन्होंने टैक्सेस पूरे दिए हैं, इस तरह की बात की। फॉर एग्जांपल जो वजीर दाखिला है मोहसिन नकवी, मेरी उनसे बात हो रही थी और उनकी अहलिया का नाम आया है। उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी 2017 में, उसके बाद अप्रैल 2023 को, यानी कि जब ये हुकूमत बनी थी, निगरान हुकूमत आई थी, तो उसके बाद उन्होंने वो बेच दी थी, फिर दोबारा खरीदी है उन्होंने इसी साल शुरुआत में। तो उन्होंने बताया कि वो डिक्लेरेशन है और सब चीज़ है।
ये एक मिसाल है। इसी तरह से हुसैन नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी वहाँ पर है, उनका भी बताना है कि वो पाकिस्तान में रहते नहीं है लेकिन डिक्लेरेशन है उनका। और इसी तरह से मरियम नवाज शरीफ के जो इन लॉज हैं, उनकी साहबजादी के चौधरी वहाँ से, और उनकी भी वहाँ पर जायदादें हैं दुबई में। तो ये एक लंबी लिस्ट है। जो मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, जिस तरह से शेर अफसल मरवत हैं, वो जज भी रहे हैं, पब्लिक ऑफिस होल्ड करते रहे हैं, आपको मालूम है। और उनकी भी प्रॉपर्टी है, उन्होंने बताया कि उनका डिक्लेरेशन है। फिर अक्रॉस द पार्टी लाइन आपको नाम मिलेंगे, जिस तरह से अख्तर मेंगल हैं, उन्होंने तो रिसेंटली खरीदी है वहाँ पर यूएई में प्रॉपर्टी। फिर साबिक चीफ मिनिस्टर हैं बलोचिस्तान के सनाउल्लाह ज़ेरी, उनकी एक प्रॉपर्टी है। इसी तरह से सरदार जार मोहम्मद रिंद हैं। तो लंबी लिस्ट, आपको सारे सुपर रिच जो पाकिस्तान के हैं, इनकी प्रॉपर्टीज आपको कई खितों पे नजर आएगी। कई ऐसे ऐसे नाम हैं जिनकी 3-3 ममालिक में। अच्छा गिशकोरी साहब, ये फरमाइए, अभी आपने कहा कि आप 60 या 80% कह रहे हैं लोग वो हैं कि जिनकी जो इलीगल है या इलीगल ट्रांसफ़र है। एम आई राइट इन लिस्निंग टू यू? या ये जो पैसा गया है 80% लोगों का वो गलत तरीके से गया है? इज़ दैट व्हाट यू सेड गिशकोरी साहब? देखिए, जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, आपको पता है इस पर कमेटीज बनी रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो नोटिस लिया था जब मैंने स्टोरी की थी दुबई प्रॉपर्टीज पे। फिर एफबीआर इन्वेस्टिगेशन करती रही है, पूरी एसेट रिकवरी यूनिट भी इसमें इन्वॉल्व रहा है। उन्होंने लोगों को नोटिस वगैरह भी भेजे थे। उनका ये ख्याल है कि 80% जो प्रॉपर्टीज प्रोक्योर की गई हैं, वहां पर खरीदी गई हैं, वो जो पैसे का ट्रांसफर था उसमें बहुत झोल है। इन्वेस्टिगेशन उस पर दरकार है कि हवाला उंडी से हुआ है, कुछ लिटिमेट तरीके से हुआ है, किसी में टैक्स डॉज किया गया है, और जो वे था हासिल करने का प्रॉपर्टीज और पैसा भेजने का, वो बहुत शेडी सा था, जिस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। यही एक वजह कि कानून बनाया गया था इमरान खान की हुकूमत में। तो आप उस नए कानून की रोशनी में, ये तो रीसेंट परचेजेज हैं जो सामने आई हैं, इसमें तो कई मीडिया हाउसेस के लोगों के भी हैं, कई वोकला हैं बड़े बड़े, कई कंपनीज हैं, एक्टर्स हैं, मॉडल्स हैं, फिल्म स्टार हैं। कोई तो डिक्लेरेशन भी नहीं है कि कुछ लोगों के। और अगर आप उनको लिखें, पूछें उनसे कि, तो उनका ये बताना है कि जी हम पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करते, आपको हम जवाब नहीं देंगे। मैंने तो 1200 लोगों को लिखा है, उसमें तो मुझे 2700 लोग, सॉरी 27 ओनली 27, 12 में से मुझे वो किया है, जवाब दिया है, और बाकी सब नाराज हो गए। कुछ लोगों ने मुझे थ्रेट किया कि आप कौन होते हैं हमसे पूछने वाले। हम तो सिंपली उनसे पूछना चाह रहे थे कि ये आपकी प्रॉपर्टी, ये नाम आया है, ये आप हैं? अगर आप हैं तो आपने डिक्लेरेशन दिया है, आप एक पब्लिक ऑफिस होल्ड करते रहे पाकिस्तान में। इसी तरह से साबिक सदर नेशनल बैंक के मालिकान, OGDCL के, FBR के कई बड़े मुलाजमीन, जिनका जो प्रॉपर्टीज और कीमतें देखें तो वो जो सोर्स ऑफ इनकम है या उनकी लिटिमेसी है पैसा कमाने की पाकिस्तान में, वो कंसोलिडेट नहीं करती उनकी प्रॉपर्टीज के साथ वहां पर कि ये कैसे बन गई। तो इसलिए सवाल उठता है इस पे, और आप भी उठा रहे हैं, मैं भी उठा रहा हूँ, और इस पे आप डिबेट शुरू हो गई है। बहुत शुक्रिया जायद गिशकोरी साहब, व्हाट अ वैल्यू कंट्रीब्यूशन दैट यू मेड टू आवर शो। एक 300 बिलियन डॉलर, पौने 300 बिलियन डॉलर की हमारी टोटल GDP है, और 110 का भी फिगर अरब डॉलर का फिगर आ रहा है, 150 अरब डॉलर का फिगर आ रहा है। 1200 लोगों को ख़त लिखे इन्होंने, और जिसमें से 27 लोगों ने जवाब दिया, कुछ ने धमकियां भी दी। अब वापस और अब ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे, लीगल मनी तो जाती आती रहती है, और इनमें से जिनकी लीगल, हम किसी पे इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कोई इल्ज़ाम नहीं धर रहे, ना किसी का हमने नाम लिया है, लेकिन अब हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद एक माहिर इन्हीं अमूर के, इस वाइट कॉलर क्राइम के माहिर डॉक्टर इकराम उल हक बताएंगे कि जो इलीगल जाती है वो कैसे जाती है, उसके 3 कौन से फेजेस हैं, ओवरसीज़ ये जो हेवन्स हैं ये क्या हैं, और आज हम टके टके को तरस क्यों रहे हैं, और हमें हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर भिखारी क्यों कहते हैं। शायद आज इसका कम से कम हमें इल्म हो जाए। एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। नाज़रीन, अभी हम बात कर रहे थे ज़ाहिद गिशकोरी साहब से और अब हम बात करेंगे जनाब डॉक्टर इकरामुल हक साहब से कि ये जितना पैसा है जिसके बारे में उन्होंने बड़ी गहरी तहकीक की है कि वो बता रहे हैं कि वो कोई ओगरा का आदमी है, कोई कहाँ का आदमी है, पब्लिक ऑफिस होल्डर है और ये किस तरीके से करते हैं। हम डॉक्टर इकरामुल हक साहब से एक तो पूछेंगे कि ये 1992 के प्रोटेक्शन ऑफ इकनॉमिक रिफॉर्म एक्ट की भी बात करेंगे और फिर उनसे वो प्रोसेस पूछेंगे, ये पैसा कैसे काले से पहले जो है वो भूरा होता है, फिर ये सुरमई होता है और फिर ये यूरोप और अमेरिका और दुबई में जाके सफ़ेद कैसे हो जाता है जाली तरीके से। मगर पहले मैं आपको ख्वाजा आसिफ साहब का एक शॉट सुनवाता हूँ। जो हमारी जो सालाना जो हदफ है वसूलियों का, वाजिबात का, एक मोहतात अंदाज़ा है कि उससे कम से कम 3 या 4 गुना ज़्यादा जो महसूलात जो ख़जाने में आनी चाहिए बदकिस्मती से करप्शन, फ्रॉड, लालच और हिरस के नज़र हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैंने ये चीज़ें सारी सुनाई, आपके इल्म में तो इससे कोई इजाफा नहीं होगा, मगर हमने अपने जो लोगों के लिए ये सब कुछ करना था, बताना था। डॉक्टर साहब, एक तो ये फरमाइए कि वैसे तो ग्लोबलाइज होने के बाद पैसे आते जाते रहते हैं हज़ारों, मगर ये जो जाली तरीके से जाते हैं, ये आपने मुझे पहले भी बताया था, मैं चाहूँगा ज़रा हमारे लोगों को बताएं कि ये डी लिंकिंग क्या है, लेयरिंग क्या है और फिर बाहर जाके ये पैसा सफ़ेद कैसे होता है। डॉक्टर साहब जी, मनी लॉन्ड्रिंग का जो सब्जेक्ट है उसमें जो सबसे आसान ज़ुबान में हम अपने लोगों को समझा सकते हैं वो ये है कि आपके पास कोई भी अनटैक्स पैसा हो जिस पे आपने टैक्स नहीं दिया है, तो वो वैसे उस तरह से तो किसी गैर कानूनी ज़राए से हासिल नहीं हुआ होता। बिजनेस तो उसका आपको पता है कि सही होता है, मगर चूँकि आपने डिक्लेयर नहीं किया होता तो फिर जाहिर है कि आप उसको जो है वो दिखा नहीं सकते हैं अपनी किताबों में, अपनी वेल्थ स्टेटमेंट वगैरह में। और दूसरा, आपको पता है क्राइम प्रोसीड्स जो हैं वो तो बिल्कुल दूसरी तरह का पैसा होता है जो आप हर किस्म का जो क्राइम आप समझते हैं फाइनेंशियल, उससे जनरेट हो रहा होता है। और ड्रग्स का भी, फिर उसके बाद आपको पता है रिश्वत भी आती है इसमें, सर किकबैक्स भी आती हैं। जी 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 वही मैं कर रहा हूँ। फिर ये आपकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, करप्शन, जितने भी गैर कानूनी ज़राए हो सकते हैं आप उसके डेफिनेशन पे भी जा सकते हैं, उससे भी बहुत बड़ी इनकम जनरेट हो रही होती है। तो हमें तो अब से नहीं, बहुत सालों से, आपको पता है जो किताब लिखी थी पाकिस्तान फ्रॉम ड्रग ट्रैप टू डेट ट्रैप, वो तो उसको छपे भी अब आपको पता है कि 24-25 साल हो गए हैं। तो उसमें यही चीज़ें उस वक्त वार्न किया था कि आपकी बहुत बड़ी इकॉनमी का साइज जो है वो इन दोनों चीज़ों पे भी है। उसमें जो इनफॉर्मल इकॉनमी का अगर हम एक वर्ड यूज़ करें तो उसमें कुछ जो है वो इलीगल है और कुछ लीगल भी है। फिर ये सारा पैसा जो है उसको वो लोग जो हैं जाहिर है कि जो ये कमाते हैं उनको तरीके भी आते हैं, वो फिर इसको पहले तो उस ज़राए से जो होते हैं उसे डी लिंक कर देते हैं, यानी उसके राब्ता ख़त्म कर देते हैं। एक और सवाल, एक तो हमारा अकामा होता है जो हमारे मेहनत कश जो हैं उन्हें वहाँ मिलता है बताका या उसे क्या कहते हैं, वहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि ये जो बड़े लोग हैं ये इसमें ये अकामा भी इस्तेमाल होता है, ये कैसे इस्तेमाल हो सकता है अगर हो सकता है तो? देखिए, वो चूँकि दुबई में अगर आप मिसाल यूएई में ख़ास तौर पे ये टैक्स हेवन के तौर पे इसलिए मशहूर है कि वहाँ पर जाकर लोग ये इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पे बहुत सी उन्होंने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, बहुत से इंडस्ट्रियल जोन बनाए जहाँ आप एक कंपनी बना लें और वहाँ फिर आपको वो उसकी वजह से वहाँ पे एक रेजिडेंशियल परमिट गोया के इशू हो जाता था। तो हमने जो उनके साथ दोहरे टैक्स का जो मुआहदा किया उसके अंदर ये भी रख दिया कि अगर आप 90 दिन वहाँ रहेंगे तो फिर आप वहाँ के जो है वो रेजिडेंट भी डिक्लेयर हो जाएंगे। 2021 में एक लॉ बना था पाकिस्तान में, इनकम टैक्स लॉ को अमेंड किया और कहा कि पाकिस्तानी सिटीजन जो है बाहर रहते हों और वहाँ पे उनको टैक्स न लगता हो तो उनको पाकिस्तान का ही रेजिडेंट समझा जाएगा। और यहाँ ये खास तौर पे दुबई के लिए किया गया था क्योंकि वहाँ रेंटल इनकम पे टैक्स नहीं लगता। तो बहुत सोच विचार के बाद फैसला किया गया कि इस दोहरे टैक्स का जो हमारा मुआहदा है उसको भी बाईपास किया जाए और पाकिस्तान में पहली दफ़ा अमेरिका की तरह 183 डेज के से निकल कर ये भी कह दिया जाए कि पाकिस्तान का सिटीजन कहीं भी रहता हो, अगर उस मुल्क की रेजिडेंस ले वहाँ अगर वो टैक्स नहीं देगा तो फिर वो पाकिस्तान में उस आमदनी पे टैक्स देगा। अच्छा डॉक्टर साहब, वन फाइनल क्वेश्चन, ये मैं जो यानी आसानी के लिए पूछ रहा हूँ, वैसे तो हमारी डिक्लेयर्ड या जो जीडीपी है $350 बिलियन की है, क्या आप समझते हैं ये पैसा लीगली इलीगली जो बाहर हमने भेजा है तो ये अगर हम शामिल करें
तो ये हमारी जीडीपी का कितना बनता है? ये तो लगता है कि हम 1.5-2 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी होते अगर ये सिलसिला ना होता, या मैं एग्जेजरेट कर रहा हूँ डॉक्टर साहब? नहीं, कैसे आप बिल्कुल भी कोई बालगार ऐसे काम नहीं ले रहे। दरअसल ये स्टडी तो पहले से मौजूद थी कि पाकिस्तान की जो है इकोनॉमी, उसका साइज वैसे भी इनफॉर्मली इतनी इकोनॉमी तो मुल्क के अंदर भी है। हाँ, जो अब जिसका आपने जिक्र किया कि जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो गया, वो तो जाहिर है हमारे जीडीपी का पार्ट नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो यहाँ जो भी अशिया और जो भी खिदमत होती हैं साल में, उसको जीडीपी का नॉमिनल पे करें आप उसको या रियल प्राइस पे करें। मगर मैं अर्ज करूं कि यहाँ से सबको पता है कि एवरेज हर साल यानी कि 5 बिलियन भी आप समझे कि सबसे अगर आप मोहतात अंदाजा भी लगाएं तो 5 से 8 बिलियन डॉलर तो यहाँ से फ्लाइट ऑफ कैपिटल होता ही था हर साल। तो अगर आप इसलिए उसको 20-25 साल में जमा करेंगे तो जाहिर है कि वो रकम तो बहुत बड़ी बन जाएगी। और मेरा ख्याल ये है कि अब तो सबको पता भी है कि पाकिस्तानियों के बाहर असासे जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर में हैं। मगर ये सिलसिला जो है ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि हमारे लोगों ने यहाँ बहुत सा फ्लाइट ऑफ कैपिटल किया और उसके ऊपर हमने रियासत में खुद उनको जो था प्रोटेक्शन दी, उनको बहुत सी एमनेस्टीज दे दी। और हमारे कई दोस्त तो इस बात का दावा भी करते हैं कि वो एमनेस्टियाँ भी उन्होंने डिज़ाइन की, उन्होंने ड्राफ्ट की। अब देख लीजिए कि कौन सा मुल्क है जो हर साल 3-3 एमनेस्टियाँ दी होंगी। तो फिर हमने खुद रियासत की सतह पर, जो पाकिस्तान वैसे भी अब जराइम पेशा लोगों की माजगा बनता जा रहा है, बन चुका है बहुत अरसे से, उसको प्रोटेक्शन भी देना। चले प्रॉब्लम तो हर जगह होते हैं, मगर रियासत तो खुद उसमें पार्टी नहीं बनती, खुद जो है उसमें पार्टी बन गई और इन जो जराइम पेशा लोग थे उनकी सरपरस्ती शुरू कर दी और उनकी हिफाजत का जिम्मा भी अपने ऊपर ले लिया। ये होता है कि रियासत के ऊपर इससे बुरी बात कोई और हो नहीं सकती जो हमारे पाकिस्तान में हुई है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन। नाज़रीन, बात यहाँ सेगमेंट को ख़त्म करते हैं, फिर कुछ पॉलिटिकल गुफ्तगू करते हैं। ब्रेक लेने से पहले सिर्फ इतना अर्ज़ करूँ कि हमें बेइंतहा अमीर लोगों ने जो इसी मुल्क में हुए, हमें बेइंतहा गरीब कर दिया। ये अभी हम इल्तबास करते हैं अहले इख्तियार से कि आज भी हम इससे वापस आएँ और इस मुल्क की बच्चों के मुस्तकबिल क्या के बारे में कुछ सोचें। वापस आते हैं और कुछ पॉलिटिकल गुफ्तगू करेंगे। आप हमारे साथ वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है अली गौहर बलोच साहब, जनाब नून लीग के लीडर हैं, और उनके साथ शौकत यूसुफ ज़ई साहब भी हैं। गौहर बलोच साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। इससे पहले मियाँ साहब और बड़े मियाँ साहब ख़ास तौर पर कह रहे थे कि गंदम स्कैंडल में जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई की जाए। अब इस बात में या इस मुतालबे में, मुतालबा तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि ख़ुद गवर्नमेंट है, वो बिलावल भुट्टो साहब भी वो यही बात कर रहे हैं। तो ये क्या सिलसिला है? और इसको लोग मुख्तलिफ मानी पहना रहे हैं, मगर आप इसे कैसे देखते हैं बलोच साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि आपने देखा कि जिस तरह से पास्को के पिछले दिनों में बड़े सरकर्दा ऑफिसर के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक्शन लिया, और जाहिर है कि जो बारदाना के तफसील है उसमें बेज़ाब्तियाँ नोटिस में आई तो इन लोगों के खिलाफ फौरन एक्शन दिया गया। मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब इस पर ज़ीरो टॉलरेंस रखते हैं और इस किस्म की चीज़ें जिसमें कि अवाम का नुकसान होता है वो कई तौर पर बर्दाश्त नहीं करते। जिस तरह के नवाज शरीफ साहब ने भी उनको ये हिदायत की है कि आप इन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें, जाहिर है कि वो इंक्वायरी जिन्होंने लगा दी है और उसके बाद जो लोग भी उसके जिम्मेदारान हुए, जब उनका तयन हो जाएगा तो उनके खिलाफ भी ज़रूर कार्रवाई होगी। और उनको ये भी अभी डिस्कस हो रहा है कि शायद जब इब्तदाई इंक्वायरी हो जाएगी मज़ीद तो उसके बाद अगर ये केस बड़ा हुआ तो फिर मैच को स्टेप भी किया जा सकता है। तो बहरहाल ये खुशाइंद है कि एक प्राइम मिनिस्टर ने और एक हुकूमत ने एक ऐसी चीज़ पर एक्शन लिया। देखिए, जो जब मुल्क के अंदर एक बम्पर क्रॉप मौजूद थी तो उसके होते हुए और उस चीज़ का जाहिर है जो उस वक्त की वजारत में लोग होंगे फूड एंड सिक्योरिटी में, उन्होंने जो असेसमेंट की है, जाहिर है कि वो
असेसमेंट ऑन ग्राउंड जो रियलिटी थी उसके बरक्स थी और गंदम बाहर से मंगवाई गई, तो इससे अगर वो गंदम ना मंगवाई जाती तो आज चूँकि हमारी क्रॉप भी माशाल्लाह अच्छी हुई है, यूज भी पावर अच्छी आई है, तो वो फिर अगर हम जिम्मेदारों से खरीद पाता हमारा मुल्क तो रेट उनको मजीद बेहतर मिल जाता है, जिसकी वजह से किसान भी आपको एहतजाज करते हुए नजर आते हैं। अब तो साफ बात है, हुकूमत आपकी है बलोच साहब, और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो। यूसुफ ज़ई साहब, मैं एक और इशू पे आपसे बात करना चाहूँगा। कुछ दिनों से बड़ी तल्ख जो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हो रही है, जो KPK के गवर्नर हैं और जनाब CM, आपको क्या लगता है कि जो जिस तरह से उन्होंने खुल के कहा है कि अगर गवर्नर राज लगा तो हम सारे KPK पे कब्जा कर लेंगे, ये जनाब CM KPK ने कहा है, ये ख़तरा कितना है और आपके क्या प्लान्स हैं इस पे जनाब शौकत यूसुफ ज़ई साहब? तो गीदड़ भटकियाँ है ना वफाक की तरफ से, जो वफाकी हुकूमत की तरफ से जो लोग शुरू में ये समझते थे कि ये जो KPK लोग हैं या जो हुकूमत है ये इतनी कमज़ोर होगी कि हम धमकियाँ दे देंगे और ये हमारे पाँव पे गिर जाएंगे। उनको ये नहीं पता था कि हम जो है ना इस तरह गीदड़ भटकियों से नहीं घबराते ना डरते हैं। हमें पता है कि ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये फॉर्म 47 वाले लोग हैं, ये हमारे क्या बिगाड़ सकते हैं। ये कोई मजाक है कि ये इन्होंने शुरू में आके कहा गौरव राज लग सकता है, फिर इन्होंने कहा कि जी हम CM KP को कहा कि जी हम तुम्हें सड़कों पे घसीट सकते हैं और हम खुद बड़े बदमाश है तो आप बदमाशी करके दिखाएं ना। हम तो प्रैक्टिकल लोग हैं, हमने देखे, हमने इनसे कहा कि आप हमारा हक दे दें, हमें 1500 अरब रुपए हमारे वफाक के जिम्मे कर्जा चढ़ गया है और हमारे ऊपर बैरूनी कर्जा 650 अरब है। अब मुझे पता है रोजाना टीवी पे बैठ के हमें धमकियां देते हैं, किसी ये रोजाना टीवी पे बैठ के हमें कहते हैं कि ये तो 1000 का कर्जा लेके बैठे हैं। भाई 1000 का कर्जा नहीं है, 650 अरब का कर्जा हमने लिया है, लेकिन 1500 अरब आपने हमारे दबाए रखे हैं। आप हमें हमारे पैसे रिलीज कर दें ताकि हम आगे अपने सूबे को चलाएं, तो आप उल्टे हमें धमकियां दे रहे हैं। दूसरी बात यह कि गवर्नर को इस तरह नहीं चाहिए था, ये आईनी होता है। उनको आके बड़ा वो अपने आप को हीरो बनाने के चक्कर में थे और उनके मुंह से ऐसे अल्फाज निकले कि जाहिर है वो जो खिता है उसका जवाब देना भी लोगों को आता है, तो जितने पे उसको जवाब मिला है अब वो सोच रहे होंगे कि मैंने अच्छा किया बुरा किया, तो उनका सोचने का काम है कि उन्होंने क्या किया है। अब वो कहते हैं कि मैं तो मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, मैं तो दावत देना चाहता हूँ। भाई आपने दावत देने होती, मुज़ाकरात करने होते तो आप तो ये कहते हैं कि मैं आया हूँ इस सूबे में और मैं भी इस सूबे का बंदा हूँ और जो वफाक और उस सूबे के बाबेन जो चर्चा चल रही है इसको खत्म करने में मैं अपना रोल अदा करना चाहता हूँ। इस सूबे के बकायदात वो लेना चाहता हूँ। जो बिजली के हमारे जो नर्ख है वो काफी अरसे से नहीं बढ़ाए जा रहे, वो उसमें हम रोल अदा करें। गैस के मत में रोल अदा करें, जो टूबेकोसिस ये हमें पूरा नहीं दे रहे उस पर रोल अदा करें। लेकिन ठीक हो गया मैं उसके बजाय इनने आके धमकियां देना शुरू की। धमकी देंगे तो अमीन गंडापुर साहब ने बिल्कुल उनको सही जवाब दिया है। ठीक हो गया। सायरा बानो साहिबा, आपसे राब्ता बहाल हुआ थैंकफुली। दो बातें मैं आपसे करना चाहूँगा जी। एक तो सायरा बानो साहिबा ये कि गंदम स्कैंडल पे यकीनन अली बलोच साहब की बिल्कुल राय दुरुस्त है कि गिरफ्त में लिया जाए, मगर एक तरफ गंदम का स्कैंडल आया है, आज ही बिलियंस ऑफ डॉलर की प्रॉपर्टी जो है वो दुबई में निकल आई है, यकीनन लीगल होगी। वैसे तो जो यहाँ पे कंपनी बहादुर की हुकूमत थी 47 से पहले, वो भी तो लीगल ही थी। तो ये क्या हो रहा है, आप इसे कैसे देखती हैं? और कंट्री इज आल्सो टीटरिंग ऑन द एज ऑफ डिफॉल्ट। सायरा बानो साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। एक तो मुझे थोड़ी सी आपकी आवाज कम आई। एक बात समझ आइए, आपने कहा वो लीगल ही होगी, मतलब आप फिर दूसरे लोगों को, दूसरे ममालिक को अपनी तरफ सरमायाकारी की तरफ कैसे राग़िब कर सकते हैं? ये जो 12 अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज जो मेरे हिसाब से बहुत कम मंजर आम पर आई है, क्या ये सरमायाकारी अगर लीगल, इनका हक हलाल खून पसीने की कमाई थी तो क्या अपने मुल्क इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे? तो ये सब कहने की बातें अब आप देख लें कि किन किन की जायदादें निकली हैं। चले ठीक है, सियासतदान तो वैसे बदनाम होते हैं, उसमें हमारे ऑफिसर्स भी हैं, उसमें हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, उसमें
एक्स पुलिस ऑफिसर्स भी हैं। मैं इस पे क्या कहूँ, इस पे तो सिर्फ वो कहते हैं ना कि ब्लड प्रेशर पर गाली में काबू रखना बहुत मुश्किल है ये तमाम हालात देख के। बाकी आपने गंदम स्कैंडल की बात की, यहाँ पर किसान मर गया है। मैं इस हल्के में मौजूद हूँ, मिन्नत कर रही हूँ एक एक जगह फोन करके बारदाना के लिए कि किसी तरीके लोगों को बारदाना मिल जाए। जो पहले स्टार्ट में बारदाना मिला था वो 600 से 800 बोरी उस पर मिला था। बाकी ये स्कैंडल की बात करते हैं, जब हनीफ अब्बासी साहब और काकर साहब का मुकालमा हुआ था तो उन्होंने कहा तुमने किया, और उसने कहा तुम फॉर्म 47 वाले हो। मतलब वो असल मसला कहाँ गया जब एक दूसरे की वो कहते हैं ना कि राज पास हो, तो इस किस्म की बातें ये क्या करेंगे। और दूसरा, अगर काकर साहब ने नहीं किया, सुना है कि डार साहब के पास ईसीसी की मीटिंग में उन्होंने इजाजत दी थी, अगर ये सब इतने बेबस है नहीं है तो फिर मुझे तो समझ आती है कि इसके पीछे कोई और है कि जिन्होंने जो कहते हैं हम लोग के जो ज़राअत है हमारी रीढ़ की हड्डी है। वैसे भी आपने देखा होगा कि आजकल 70% बैकबोन के प्रॉब्लम है लोगों में सेहत के हवाले से, तो हमारी भी रीढ़ की हड्डी की जो ना इन लोगों ने डिस्क हिला दी है। तो जो इसको हम बचपन से ज़राअत रीढ़ की हड्डी सुनते आए थे, इन्होंने किसानों का इस्तेहसाल, उनको मारने पे, उनको खुदकुशी पे मजबूर किया हमें। और इस पे भी ऐसे मट्टी पाव हो जाए। जब कोई जीआईटी होती है, जब कोई कमेटी बनती है, जब कोई कमीशन तक में तश्कील दिया जाता है, तो इसका मतलब है कि वो बॉल उसके पास फेंकेंगे, वो उसके पास फेंकेंगे, काकर कहेंगे मुझे नहीं। अरे तो फिर जो दिल में है वो निकाल देना कि इसके पीछे कौन थे। और बस मैं क्या कहूँ आपको। ठीक, नहीं आपने बहुत कुछ कह दिया और अभी भी और मजीद भी बात करते हैं। अच्छा शौकत साहब, चूँकि रब्ता हमारा बलोच साहब से थोड़ी देर के लिए मुनक़ता हुआ है, आप ये फरमाइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं और यूँ लगता है कि वो अपनी गुफ्तगू में आपके करीब न आते नज़र आते हैं, तो क्या है ये सिलसिला? कोई आपकी एक खामोश अंडरस्टैंडिंग है और आप भी नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, या आपका नुक्ता नज़र क्या है जनाब शौकत यूसुफ ज़ई साहब? देखिए, मौलाना साहब अगर हमारे हक में बोल रहे हैं या हमारे करीब हो गए हैं तो ये भी सियासत के लिए तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात तो नहीं है। और जहाँ तक वो डिमांड कर रहे हैं फ्रेश इलेक्शन का, तो हो जाए, बिल्कुल हो जाए। वैसे भी तो ये गवर्नमेंट चलने वाली तो नहीं है। ये देखे ना, अगर सिर्फ IMF के कर्जे पे आपने हुकूमत चलाना है तो 5-6 महीने ही चलेगी। तो अब बात ये है कि इस वक्त मुल्क क्राइसिस में है, मुश्किलात हैं, बहुत सारे मुश्किलात है। एक ये नहीं है, ऊपर से महंगाई का तूफान आने वाला है, तो ये तो खुद ही कैसे कंट्रोल करेंगे, आवाम को कैसे वो करेंगे? क्योंकि जो नए IMF की जो शराइत आ रही हैं उसमें तो मैं देख रहा हूँ कि जी जो सनतों की सब्सिडी है वो भी खत्म हो रही है। तो जब सब्सिडी खत्म होगी गैस पे, पेट्रोल उसके ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, सॉरी बिजली के ऊपर, तो फिर उसके बाद क्या होगा? मुझे तो नहीं लग रहा कि ये गवर्नमेंट आगे चल सके। ये तो खुद अपने आप को शहीद करने के चक्कर में होगी, लेकिन हम इसको शहीद नहीं होने देंगे। अब ये जो इन्होंने जो फॉर्म 47 के लोग आके बैठे हैं वफाक के अंदर और हुकूमत चलाने की तड़ियाँ दे रहे हैं, तो अब ये चला के दिखाए ना। अच्छा जी, ठीक फरमाया। सारा बानो साहिबा, आपको भी डिसफंक्शनल लगता है सब कुछ? क्राइसिस, एक क्राइसिस, दूसरा क्राइसिस, अभी उसका क्राइसिस अभी इधर मौजूद है गंदम का। आप बता रही हैं किसानों की क्या हालत है, किसान खुद हमें आके बता रहे हैं, और इधर बिलियंस ऑफ डॉलर यूं उछाले जा रहे हैं जैसे अल्लाह माफ़ करे। तो आपको लगता है कि ये कंपनी चलती नज़र आती है आपको? और सारा बानो साहिबा? नहीं, देखिए, जो हम सुनते हैं और जो भी आपने लोगों के पास सबूत भी है, जिस तरीके से पूरा सूबा, पूरी असेंबली बेची गई, तो जाहिर है वो कहते हैं ना कि खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। धार मोहब्बत की कैंची है, कुछ इस किस्म का मामला नजर आ रहा है। किसी तरीके से चलाएंगे। अब देखिए, कोई भी दूसरी हुकूमत अगर आपकी ये हुकूमत चलती भी आती तो आप बाप खुदा अगले 5 साल भी आप यही रोना सुनते रहेंगे कि खजाना खाली था। जब तक कड़ा एहतसाब नहीं होगा, जब तक, अभी आजकल तो वैसे खैर इंसाफ क्या, हमारे तो जजेस खुद इंसाफ मांग रहे हैं। इस एहतसाब के अमल के नैब नहीं मैं कह रही, नैब तो खुद खुदा जाने, उसको तो बंद ही कर देना चाहिए जो आपके और मेरे टैक्सेस के पैसे के ऊपर पल रहे हैं और क्या केसेस हैं उसके। एक एहतसाब का अमल होना चाहिए। जो 12 अरब मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये बहुत कम है। अभी तो जो ट्रांसपोर्ट में इनके जो पैसे, इनकी शेवरलेट, इनकी लेमोसिन की पता नहीं कौन सी गाड़ियां जो वहां पर रेंट पर चलती हैं, मुझे पता है
1 अरब डॉलर की पाकिस्तान भीख मांग रहे हैं, और ये पाकिस्तानी फकीरों की जो दूसरे ये लिमोजीन की क्या बात कर रही हैं आप? किसकी लिमोजीनें चलती हैं? बहुत सारे हमारे सिंध की जितनी भी काबीना है वहां पर पूरी वहां पर चलती है। वहां पर जो भी वो जो रेंटा कार जो एक रेंट वो होती है पूरा वो चलता है। अब उनके पूरे वहां पर मेंशंस और मॉल हैं। इसमें इसादार की बिल्डिंग का नाम क्यों नहीं आया इसमें? मतलब मुझे तो हंसी आ रही है कि जरदारी साहब की औलाद क्यों, जब लीडर हमारे लीडर ऐसे लीडर नाम बिलावल भुट्टो आसफा जरदारी है तो जायदाद भी उन्हीं के नाम से होनी चाहिए। ये जरदारी साहब के साथ जाती है, सबका नाम अलग अलग होना चाहिए। 1 अरब डॉलर की हम भीख मांग रहे हैं मगर 12 अरब की जायदादें, ये तो सिर्फ एक दुबई है। अभी आपको ये नहीं पता कि कौन कौन से हमारे केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर आए थे जिनके बांग्लादेश में कारखाने चल रहे हैं। कौन सा मुल्क है जहां पर आपको मैं अब क्या बताऊं? क्या लंदन चले जाए, लंदन का तो खैर सबको ही पता होगा कि वो वहां पर वो जो एजमेंट रोड और वो स्ट्रीट है वो पूरी मशहूर है कि इस तरफ सियासतदान है, इस तरफ ब्यूरोक्रेट्स हैं। मैं वो कहते ना कि हैरान हूँ, दिल को पीटूं या रोऊं जिगर को। और आवाज मेरी कट गई थी। मैंने कहा था कि दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। यानी कि सब बरी जिम्मा है, सबको चुप साधी हुई है। हलाल के पैसे हैं जी, ये तो कहते हैं डिक्लेयर्ड हैं, डिक्लेयर कर दें तो। मेरी बात सुन ले, हम यहाँ पर जिम्मेदार हैं, हम लोग यहाँ पे रो रहे हैं, हम यहाँ पर रो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जद्दी पुश्ती अपनी जमीनें हैं, हमें पूरा नहीं पड़ रहा। और ये जो कल के जो यहाँ पर बाइक्स पर और गाड़ियों में घूमते होते थे, आज उनके मेंशंस और प्लाजा निकल आए। ऐसी कौन सा वजीफा है वो हमें भी पता चल जाए, वो हम पढ़ लें। ऐसी कौन सी बचत है? जिस हिसाब से महंगाई पड़े ना पीने का पानी इंसान रोए। अब आप मेरी हालत देख रहे हैं कि लाइट नहीं होती यहाँ पर। अगर लाइट हो तो आप उसका यूनिट देख लें, IPPs लगा के तो उन्होंने अपने खजाने भरे में। उसके बाद फिर इन लोगों को, आई एम सॉरी मेरी जुबान ऐसी हो रही है, शर्म नहीं आती कि यहाँ पर आके बयानात देते हैं मुल्क कौम के वसी तर मफाद में, मुल्की मईशत, मुल्की ये मुल्की वो, ड्यूअल नेशनैलिटी रखी हुई है। ये अब सियासतदान हो तो ना अहल हो गया। और यहाँ पर कभी किसी ने ब्यूरोक्रेट के बच्चों से पूछा है कि वो अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ा सकते हैं? आपकी बात पे ही सायरा बानो साहिबा और शौकत यूसुफ साहब का बहुत शुक्रिया। सायरा बानो साहिबा की बात पे हम इख्तिताम करते हैं आज इस प्रोग्राम का कि मुल्क का ख़जाना खाली है। वो इनका ख़जाना जो है वो हर साल 2018 में मैंने स्टोरी की 16 बिलियन डॉलर की गालबन बात थी कि दुबई में वी आर द सेकंड बिगेस्ट बायर। वहाँ पे शॉपिंग हो रही है और वो जो है पूरी दुनिया हमारा शॉपिंग मॉल है। और फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं जगह जगह पे कहते हैं बहुत बुरा हाल है, कुछ हमें महंगे पैसे उधार दे दें। तो ये क्या सिलसिला है और ये सिलसिला क्या आगे चल सकेगा? इसी पे ख़त्म करते हैं आज का प्रोग्राम। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।